हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये रिसोर्स बोलते किसको है। रिसोर्सेज, इसका डेफिनेशन देखिए, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। रिसोर्स के बारे में पहला पॉइंट आप ये याद रखें कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ जिससे हम अपना ज़रूरत को पूरा कर पाए, ठीक है, बशर्ते 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, मतलब आज के डेट में जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस रिसोर्स को निकाल पाए। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। दूसरा कंडीशन है इकोनॉमिकली फीजिबल, उसको निकालने में इतना खर्चा ना हो जाए कि जो सकान के बाहर हो। समझ रहे, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ज़मीन के नीचे 1000 रुपये का सोना दबा हुआ है, 1000 रुपये का सोना दबा हुआ है और उसको निकालने में भी खर्चा मान लीजिए 2000 रुपये पड़ जा रहा है। तो क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल यानी पॉसिबल है क्या? नहीं, निकाल के मतलब लॉस हो जाएगा। ये निकाल के क्या करेंगे, 2000 का तो खर्चा ही हो जाएगा। तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काऊ मीट, गाय का मांस कई जगह पर ये एक स्टेपल फूड माना जाता है, मतलब लोग इसको काफ़ी अच्छे से खाते हैं और अच्छा यूज़ करते हैं इसका। लेकिन कई कल्चर में इसको मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसको रिसोर्स नहीं मानेंगे वो लोग गाय का मीट को। ठीक है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। समझे? तो रिसोर्स के बारे में पहला बात आप ये जानिए कि हर वो चीज़ जिससे हम अपना नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, बशर्ते 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या बताइए? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। समझे? तो ऐसे चीज़ को क्या बोल देंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन क्लियर है। अब अभी के टाइम में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि डिफाइन रिसोर्स, लेकिन इसका डेफिनेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ट्रायंगल। इसमें लिखा हुआ है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है? बोला गया है कि नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन आपस में डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है वो ये आप समझेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, तभी तो हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसफॉर्म करने का, इस प्रोसेस में क्या होता है? नेचर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ज़मीन खोद के हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कोई रिसोर्स। ठीक है, तो ये एक नेचुरल चीज़ हो गया। तो ये हो गया नेचर, निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मदद से निकालेंगे। एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे लॉज, पॉलिसीज़ ये सब बनाती है ताकि निकालने के दौरान बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो जाए। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो जाए, लोगों को वो एक्सेप्टेबल हो, वहाँ का पानी गंदा ना हो, ज़मीन गंदा ना हो। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशन देखता है ये सब चीज़। तो नेचर यानी ज़मीन और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीज़ आपस में मिल के काम करते हैं, तब जाके इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं रिसोर्स में। समझ रहे? एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग नेचर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर हम लोग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि ये रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ पाए। समझ पा रहे? चलिए, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ था कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तीनों में इंटरडिपेंडेंट है। समझ गए? एग्जाम में ये स्टेटमेंट देके बोलेंगे एक्सप्लेन करने, तो आप पूरा ये पैरा लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर एक और अब सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। वो सवाल ये है कि क्या हम रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माने? नेचर हमें फ्री में दे रहा है रिसोर्स, ये बात बोलना सही है कि नहीं? तो बिल्कुल गलत बात है ये। दे आर नॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक मैथमेटिकल सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी मैथमेटिक्स में बोलते हैं फंक्शन है, मतलब ये डिपेंडेंट है ह्यूमन एक्टिविटी पे। ठीक है, नेचर हमें फ्री में मान लीजिए ज़मीन के नीचे कोयला जो भी ऑयल जो भी पड़ा हुआ है
वो तो हमें दिया है, लेकिन क्या हम उसको डायरेक्ट वहीं से यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं, ह्यूमंस को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेगा? टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन तीनों इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके ये कोई रिसोर्स यहाँ से निकल पाएगा, तब वो ह्यूमन को यूज़ होगा, ह्यूमन के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, मतलब फ्री गिफ्ट फ्री में तो नहीं मिल रहा है, इतना समझे। ये डिपेंडेंट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझे। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। और जहाँ तक रिसोर्स जो एक टर्म है ना, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ह्यूमन बींग्स खुद ही एक रिसोर्स है, हम ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है। ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। समझ गए, ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना मतलब किसी चीज़ को पूरी चेंज कर देना। तो ये चेंज करने का काम कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, समझे। तो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है, ये हम ह्यूमन पे डिपेंडेंट है। ह्यूमंस इस पे काम करते हैं, तब जाके ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू यूजेबल फॉर्म, समझ रहे, इनटू रिसोर्स। चलिए, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिया। रिसोर्स का डेफिनेशन, ये तीनों में रिलेशनशिप, और तीसरा बात हमने समझा कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा तो लिख देना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए चौथे कॉन्सेप्ट पे। चौथा कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। तो 4 तरीके से हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उतना डिटेल में ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। पहले जो NCERT बुक था, पहले 2-3 साल पहले, तब बहुत डिटेल में इसका डेफिनेशन था, एग्जाम्पल्स था, वो सब पढ़ना पड़ता था। तो अभी आप लोग को इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, रिसोर्सेज को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। वो कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, क्या वो लिविंग थिंग से आया है या फिर नॉन लिविंग थिंग से आया है, ठीक है। अगर लिविंग थिंग से आया होगा तो उसको बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे, नहीं तो अबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। कुछ दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो रिसोर्स खत्म होता है कि नहीं। तो इस बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बता सकते हैं वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर ना करे तो अर्थ पे क्या चलता है? वाटर साइकिल चलता है। वो बारिश होगा, फिर वही एवापोरेशन होगा, फिर क्लाउड्स बनेगा, फिर बारिश होगा, वैसे चलता रहेगा ये साइकिल। तो इससे वाटर जो है रिचार्ज होता रहता है, इसलिए वाटर को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स है, समझ गए। और जो खत्म हो जाएगा यूज़ करने के बाद, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो रिसोर्स का मालिक कौन है। तो उस बेसिस पे रिसोर्सेज हो सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, या फिर कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स तो आप समझ ही गए, आपका घर का अपना ज़मीन हो गया, घर हो गया, इस सबको इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। अपना व्हीकल्स, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब एक मोहल्ले के लोग, एक इलाके के लोग उस चीज़ को यूज़ करते होंगे। फॉर एग्जांपल, एक इलाका में एक खाली ग्राउंड पड़ा है, उस पर सभी अपने पशुओं को चराते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में यूज़ होता है। तो ये ग्रेजिंग ग्राउंड को क्या बोलेंगे? ये कम्युनिटी रिसोर्स है। उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कोई झरना है, सब उसमें नहाते हैं, तो ये झरना भी क्या हो जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगा। फिर नेशनल रिसोर्स समझ ही गए। ऐसे तो देश के अंदर जो भी चीज़ है सब गवर्नमेंट का है, सब देश का है, ठीक है। खासकर से इसको तब यूज़ करते हैं जैसे कि मान लीजिए कंट्री के अंदर जो भी जंगल है, वो जंगल पे किसका हक है? वो पूरा कंट्री का रिसोर्स हो गया, नेशनल रिसोर्स हो गया। बड़े बड़े रिवर्स है, वो सब नेशनल रिसोर्स है। अब इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक ये पानी हम लोग का कहाँ तक है? तो ये इसके बारे में छोटा सा बात आप जान लीजिए कि यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर किलोमीटर में बोले तो 22.2 किलोमीटर तक, यहाँ तक बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, वो नेशनल रिसोर्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद से वो नेशनल अपना देश का पार्ट वो नहीं रह जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिसोर्स तो जितने भी ओशंस हो गए, ठीक है, वो ओशंस पे पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर हक है। मतलब अगर मान लीजिए ये पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, और यहाँ पे 200 किलोमीटर के बाद क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पानी को यूज़ करने के लिए इंडिया अपना मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई रिसोर्स निकालना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है सबका मतलब अनुमति होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस बेसिस पे रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं।
पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व। ये क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स मतलब कंट्री के किसी इलाके में एक रिसोर्स पाया जाता है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो होता है कि कंट्री के किसी पार्ट में रिसोर्स मिल रहा है, उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक क्या होता है कि कंट्री के किसी पार्ट में रिसोर्स मिल रहा है लेकिन उस रिसोर्स को निकालने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम वो रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स, ठीक है। और लास्ट हो गया रिजर्व। रिजर्व मतलब ऐसा रिसोर्स है जिसको हम निकाल भी सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी है लेकिन तब भी हम उसको नहीं निकाल रहे, बाद में कभी इमरजेंसी पड़ा तब उस रिसोर्स को यूज़ करेंगे, तो ऐसे रिसोर्स को रिजर्व बोलते हैं। हल्का सा आइडिया लेकर छोड़ दीजिए, उतना डिटेल में ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे एक चार्ट है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। रिसोर्सेज को यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, पहले ह्यूमन रिसोर्स समझ लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स दो टाइप है, एक तो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, जो भी बिल्डिंग्स हो गए, जो भी संस्था है, गवर्नमेंट बॉडीज है, कोर्ट हो गए, ये सब ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ठीक है। और दूसरा ह्यूमन खुद ही एक रिसोर्स है, क्वांटिटी वाइज भी, क्योंकि ह्यूमन एक लेबर के रूप में काम कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो सकता है, काम का चीज़ है ये, ठीक है, दूसरे के लिए। तो ये भी, इसको भी हम बोलते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है। अब आ जाइए नेचुरल रिसोर्स पे। यहाँ पे इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, समझ ही गए। रिन्यूएबल भी दो टाइप का है, एक कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल समझ गए ना, जिसको हम छोड़ दे तो ये इसके पास रिचार्ज का कैपेसिटी है, तो विंड, वाटर, ये सब रिन्यूएबल में आ गया। बायोलॉजिकल में जंगल हो गया, अगर इंसान इंटरफेयर ना करे, ना काटे, तो ये अपने आप ग्रो होते रहेंगे, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ भी ग्रो होते रहेंगे, तो ये सब रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो जाए, रिसाइक्लेबल होते हैं, मेटल्स हो गए इससे एग्जाम्पल, और नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिसाइक्लेबल है। तो एक आइडिया लेकर छोड़ दीजिए, एग्जाम में हो सकता है कभी ये चार्ट आ गया तो यहाँ पे कहीं एक ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, कई सालों तक हम लोग रिसोर्स को ना फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मान के चलते रहे, हम ह्यूमन बींग्स इसको फ्री का माल समझ लिए। लेकिन क्या रिसोर्स फ्री में मिलता है नेचर से? नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको फ्री में यूज़ करते चले गए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। अब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हम बुक में नहीं पढ़ते, आप खुद ही सोचिए। रिसोर्स का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑयल ही मान लीजिए, पेट्रोल, ठीक है, इससे अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने लगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो सकता है, ठीक है, ख़त्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है? दूसरा प्रॉब्लम ये सकता है कि ये जो ऑयल है बहुत अंधाधुंध कौन यूज़ करेगा? जिसके पास बहुत पैसा हो, तो वो, जिसके पास बहुत पैसा है वो और ज़्यादा पैसा कमा लेगा, और जो लोग गरीब है वो गरीब ही रह जाएंगे। तो सोसाइटी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दो ग्रुप्स में, हैव्स और हैव नॉट के बीच में, यानी रिच और पुअर के बीच में सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा बुरा इफेक्ट क्या पड़ सकता है कि जब आप इसको अंधाधुंध निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज से ये तीन प्रॉब्लम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ समझ लीजिए, इस चैप्टर का जितना भी नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखिएगा, कोई भी चैप्टर का नाम, और लिख दीजिएगा बाय CBSE गाइडेंस, इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इसका अगर सर्च करना है तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाय CBSE गाइडेंस, ये लिख के गूगल में सर्च कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन PDF, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ समझिए, ठीक है। देखिए ये हो गया। तो इसीलिए क्या जरूरी है, अभी जरूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो, रिसोर्स सब में बराबर बंटना चाहिए, ठीक है, ताकि शांति बना रहे और हम लोग सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही ज़िंदगी जी के ख़त्म हो गया, 5 साल बाद हमें सोचना पड़े कि पानी कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं। वो लाइफ सस्टेन्ड होना चाहिए और शांति बना होना चाहिए, ग्लोबल पीस रहे। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जरूरी है, ठीक है। और रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा।
रिसोर्स प्लानिंग, इसको डिटेल में समझेंगे ये होता क्या है, कैसे किया जाता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल वर्ड समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को भी देख के हम कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसा ही एक मिलता जुलता यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा ये, इसका डेफिनेशन एक बार यहाँ पे याद कर लीजिए। लिखा है कि इट मीन्स डेवलपमेंट, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, पहला पॉइंट ये है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, दूसरा पॉइंट ये है। हम लोग अभी इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कुछ चीज़ का कमी ना हो, ठीक है। तो अगर हम ये दो चीज़ ध्यान में रख के डेवलपमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात अगर नहीं समझ रहे, चलिए इसका डेफिनेशन हमने जान लिया, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे दो बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इसको हम लोग UNCED भी बोलते हैं। ये UNCED क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये अर्थ समिट को UNCED भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक समिट कॉन्फ्रेंस है, समिट है मतलब वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, कंट्री के लीडर्स हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, ठीक है, NGO के लोग हो गए। तो वैसे लगभग 100 हेड्स ऑफ स्टेट, 100 बड़े बड़े लोग एक जगह मिले थे। कहाँ पे मिले ये लोग आके? तो ये लोग ब्राज़ील कंट्री में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे आके मिले, ठीक है। कब? 1992 में। ये महीना याद रखने का जरूरत नहीं, 1992 में मिले, ठीक है। ये लोग मिल के क्या किए? ये लोग मिले फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज कन्वेड, ये मीटिंग इसलिए रखा गया था ताकि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है किसके रिगार्डिंग? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उस पर ये लोग बातचीत कर पाए, ठीक है। तो इस समय ये समिट हुआ था। आगे क्या लिखा है? द असेंबल्ड लीडर्स, जो भी लीडर्स यहाँ पे आए हुए थे उन्होंने साइन किया। क्या साइन किया? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। इसको याद करने का हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे पहला, वर्ल्ड के टॉप है जो हेड ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, कंट्री के जितने भी कंट्रीज है वहाँ से 100 लोग आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कब आए थे? 1992 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, ये डिक्लेरेशन का नाम है। और एक और भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसको बोलते हैं एजेंडा 21, जिसके बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है सबसे पहले, जिसको साइन किया है वर्ल्ड लीडर्स ने। कब? 1992 में। कहाँ पे? वही अर्थ समिट में, UNCED। जब ये लोग जो 100 लोग मिले थे, यही 100 लोगों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया। उसी डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। अब इसमें है क्या? तो इस डिक्लेरेशन का एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सब इस तरीके से डेवलपमेंट करें जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही, साथ ही साथ नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। कंट्री लेवल पे भी जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो, और लोकल लेवल पे भी जो डेवलपमेंट हो वो क्या हो? सस्टेनेबल हो। ये इसका मेन एम था, ठीक है। फिर इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब चीज़ को भी टैकल करना था। बस यही इसका मेन ये हो गया एम। आपको इतना याद रखना है। ये है क्या? एक डिक्लेरेशन है। कब साइन हुआ था? 1992 में, वही रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में ये साइन हुआ था, ठीक है। और इसका एम क्या है? ये 3 चीज़ का याद रखिए। और इसके बारे में तो आपको बता ही दिए, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन किया और क्या किया। एजेंडा 21 किया, ठीक है। चलिए इतना बात यहाँ से याद रखिए। होता क्या है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसे करके टेबल दे देंगे आपको और यहाँ पे 4 रो देंगे, यहाँ पे ऐसे कोई समिट, यहाँ पे एजेंडा 21 लिख देंगे, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, फिर आगे ब्रॉटलैंड कमीशन, ऐसा कुछ कुछ लिख देंगे और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, एम लिख दिए, ईयर लिख दिए और आपको बोलेंगे मैच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
इसलिए आपको छोटा छोटा बात भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमने देखा कि रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। हमने देखा कि इसको सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। अब समझेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले आता है क्यों करें, क्या जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग करने का। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न रिसोर्स प्लानिंग करने का ये है, इससे रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ हो पाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। ये इन क्वेश्चन आंसर्स जो हम दिए हैं वेबसाइट में, वहाँ पे इसको हम बहुत बार यूज़ किए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। जैसे ही हम किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं ना, वहाँ पे जुडिशियस यूज़ शुरू हो जाता है। वैसे ही आप अगर अपने पढ़ाई का भी टाइम टेबल बना ले तो उससे क्या होगा? आपका टाइम का सही इस्तेमाल होगा। अगर आप टाइम टेबल के से नहीं चलेंगे तो आपका टाइम इधर उधर बर्बाद हो जाएगा। कोई भी चीज़ का अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसका जुडिशियस यूज़, समझदारी भरा यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। समझे? पहला रीज़न प्लानिंग करने का। दूसरा रीज़न ये है प्लानिंग करने का कि इंडिया में, खासकर ये इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया में जो रिसोर्सेस है उसमें डाइवर्सिटी बहुत है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। मतलब ये इतना बड़ा इंडिया है, मान लीजिए, तो कोई रिसोर्स यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे किसी और टाइप का रिसोर्स है, यहाँ पे कम रिसोर्स है, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अच्छे से प्लान करके अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इधर उधर भटक जाएंगे और हम ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। समझे? अब ये जो डाइवर्सिटी है रिसोर्सेस में इंडिया में, उसको डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ। इंडिया में कुछ स्टेट्स है जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स में जो मिनरल्स हो गए और कोल्ड डिपॉजिट्स हो गए, ये ज़्यादा मिलते हैं। बाकी सब रिसोर्सेज यहाँ पे कम है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे पानी अच्छा खासा मिलता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है यहाँ पे। फिर राजस्थान का एग्जांपल लीजिए तो यहाँ पे सोलार और विंड एनर्जी काफ़ी इजीली अच्छा अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। समझ रहे? अब देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसी तरीके से अगर लद्दाख का बात करें तो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में, ये पूरा कंट्री से कटा हुआ है सबसे पहले तो लद्दाख, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। कल्चर यहाँ पे काफ़ी रिच है। यहाँ पे भले ही पानी का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सम वाइटल मिनरल्स का भी कमी है, लेकिन तब भी कल्चरल हेरिटेज काफ़ी अच्छा है, रिच है यहाँ का। तो ये सब चारों पॉइंट से साबित होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिटी है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन इंडिया। DIVERS, ठीक है। चलिए, तो रिसोर्स प्लानिंग किया कैसे जाता है? तो रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों क्या है? पहला है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से जगह पे कौन सा रिसोर्स मिलता है और उसका इन्वेंट्री यानी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। अब ये इस प्रोसेस में करते क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप सर्वे कीजिए, ठीक है, फिर मैपिंग कीजिए, मैप में लोकेट कीजिए कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट लगाइए, मतलब वहाँ पे रिसोर्स है तो किस क्वालिटी का है, कितना क्वांटिटी में है, ये सब मेजरमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये आ गया पहला स्टेप में। उसके बाद हम क्या करेंगे? पूरा अच्छे से जान लेने के बाद हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्लान करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, कितना स्किल यूज़ करेंगे, कैसे लेबर्स को लाएंगे, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप, कौन सा रूल्स रेगुलेशन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ हम प्लान करेंगे, ठीक है। और प्लानिंग करने के बाद तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ये जो प्लान हमने बनाया था, इस प्लान को हम मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। नेशनल मतलब कंट्री को भी तो डेवलप होना है, सिर्फ रिसोर्स निकालने और काम हो गया ऐसा नहीं है, ठीक है। रिसोर्स निकालने के दौरान आपको ये देखना है कि कंट्री भी डेवलप हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जॉब्स मिले लोगों को, ठीक है, रिसोर्स निकालने के बाद, गरीबी दूर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंट का कंडीशन सुधरे, ठीक है। तो ये सब नेशनल कंट्री लेवल डेवलपमेंट प्लान होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो इस प्लानिंग के दौरान, ये भी चीज़ हम देखेंगे, इस चीज़ को मैच करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है रिसोर्स प्लानिंग में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। अब आगे आ जाइए। आगे लिखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कोई भी रीजन को डेवलप अगर होना है तो वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
लेकिन ये बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ अवेलेबल होने से, रिसोर्स अवेलेबल होने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रिसोर्स के साथ साथ क्या होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी होना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन भी होना पड़ेगा, तभी आप वो अवेलेबल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो अच्छे खासे हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। वही इसके ऑपोजिट भी है कि ऐसे इंडिया में ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो तब भी डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया का ओडिशा स्टेट ले लीजिए। यहाँ पे कोल और आयरन माइंस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। रिसोर्स में तो ये रिच है, लेकिन ओवरऑल इसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। वही आप अगर नेशनल कैपिटल रीजन NCR दिल्ली का बात करें, यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है ये। वैसे ही मुंबई हो गया, वो रीजन छोड़ के जहाँ पे तेल मिलता है वो वाला छोड़ के मुंबई का जो बाकी पार्ट, आप महाराष्ट्र का बाकी पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि वहाँ पे रिसोर्स नहीं है लेकिन काफ़ी डेवलप्ड है वो, समझे। तो सिर्फ अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये दोनों को भी होना पड़ेगा, तभी जो गोल है डेवलपमेंट का वो पूरा हो पाएगा। बातें कर रही समझ रहे। चलिए, फिर यहाँ पे हिस्ट्री से भी रिलेट करके बात लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, इसको ब्रिटिशर समझिए, ठीक है। जो ब्रिटिशर आए थे इंडिया में, वो इसलिए ही आए थे कि इंडिया का जो रिच रिसोर्स है उसको यूज़ कर पाए। इंडिया में रिसोर्सेज पहले से ही था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता है, हमें उस रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दोनों होना पड़ेगा। तो ये जो ब्रिटिशर आए थे, इनके पास टेक्नोलॉजी भी था, इंस्टीट्यूशन भी था, तो ये दोनों का हेल्प से इंडिया का रिसोर्सेज को माइन करके ले गए। समझ गए। चलिए, तो देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। सिर्फ अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी भी देखना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ पे लोग कितने स्किल्ड है वो भी देखना पड़ेगा, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा है लोगों का वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ये, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज को बचाना ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, जो प्रॉब्लम हम पहले ही जान लिए थे। ठीक है, 3 प्रॉब्लम। यहाँ पे गांधी जी का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। गांधी जी बोलते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। वहाँ पे ये नीड और ग्रीड शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत के लिए तो बहुत है अर्थ पे, लेकिन लालच पूरा करने के लिए अर्थ पे कुछ, मतलब हर चीज़ कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये वो बात बोलते हैं। गांधी जी हमेशा से मास प्रोडक्शन के खिलाफ रहे हैं। मास प्रोडक्शन समझते हैं, मतलब एक फैक्ट्री में एक मशीन लग गया, वो इतना प्रोडक्ट निकाल रहा है बना के, एक बार में 100,000 ऐसा प्रोडक्ट निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे हमेशा से प्रोडक्शन बाय द मास हो, मतलब जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलके प्रोडक्ट बनाए, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रिसोर्स का भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तो गांधी जी ये कॉन्सेप्ट को फेवर करते थे, इसको नहीं। ठीक है, बस ये उनका थिंकिंग है। तो इसी थिंकिंग से इंस्पायर होके एक इंसान थे जिसका नाम था सुमैचर। इन्होंने एक बुक लिख दिया, वो बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। गांधी जी के फिलोसॉफी से इंस्पायर होके उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसने लिखा? सुमैचर ने। ठीक है, और पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, सबसे पहली बार ये रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके आवाज़ किसने उठाया था? तो द क्लब ऑफ रोम। इन्होंने 1968 में पहली बार एक सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाया था। ठीक है, 1974 में गांधी जी के फिलोसॉफी से एक्सपायर होकर सुमैचर ने ये बुक लिखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर 1987 पे एक रिपोर्ट आया जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और फिर 1992 में आपको पता ही है क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ ब्राज़ील में, और यहाँ पे एजेंडा 21 साइन किया गया। ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन दिया गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में तो आया, इसमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात लिखा ही हुआ था, और यहाँ पे एक बुक भी पब्लिश किया गया था आवर कॉमन फ्यूचर के रूप में, ये बुक का नाम था। तो ये याद रखिएगा। एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या हुआ, ईयर्स को हाईलाइट कर दिए। 1968 में क्लब ऑफ रोम पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन का बात उठाया। 1974 में सुमैचर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखा। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया,
और इसको एक बुक भी पब्लिश किया गया, आवर कॉमन फ्यूचर बोल के, ठीक है। और 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट UNCED हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 डिक्लेयर किया गया था। इतना ही चीज़, इतना डेटा आप याद रखेंगे तो काफ़ी होगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। लैंड भी एक क्या है, रिसोर्स है, धरती। अब देखिए लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही सोचिए लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो लैंड ही पे तो आपका स्कूल है, हम लोग लैंड पे रहते हैं, ठीक है। अगर धरती नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, पानी में कि हवा में, कहाँ रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, जंगल, इंसान, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ तो लैंड पे ही होता है, ठीक है। तो अगर बात करें पूरा अर्थ के बारे में, सॉरी इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया में कैसा कैसा टाइप का लैंड मिलता है। तो देखिए कैसा कैसा टाइप का लैंड मिलता है, ये लैंग्वेज ये जो भाषा है वो उतना ठीक नहीं है। इसको जोग्राफिकल लैंग्वेज में हम लोग कैसे बोलेंगे, रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ज़मीन समतल है कि ऐसे पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स है, या फिर ऐसा प्लेटू है, टेबल जैसा, कैसा है ज़मीन। तो ये अलग अलग टाइप जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया में रिलीफ फीचर्स प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज इस परसेंटेज में है। प्लेन्स कितना हो गया, 43% प्लेन है, ठीक है, ब्लू कलर। फिर ये पिंक कलर माउंटेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माउंटेन्स 30% है, अच्छा खासा पहाड़ है इंडिया में। और फिर प्लेटूज कितना हो गया, 27%, ठीक है। तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको मालूम ही है, प्लेन में क्या कर सकते हैं, प्लेन में आप खेती कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 43% लैंड है जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। माउंटेन्स 30% है। माउंटेन्स में क्या कर सकते हैं आप, तो ये माउंटेन्स काफ़ी अच्छा सोर्स है नदियों का, ग्लेशियर्स वगैरह होता है, तो वहाँ से नदी पानी के लिए, नदी के लिए अच्छा पानी का सोर्स मिल जाता है। फिर टूरिज़्म, बहुत लोगों को पहाड़ घूमने का शौक होता है, तो टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है ये। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जंगल होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और जो 27% प्लेटू रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, जो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सब पाए जाते हैं। तो तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो तीनों का परसेंटेज याद रखिएगा, प्लेन्स 43, माउंटेन्स 30, प्लेटू 27। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि 30% जो एक रिलीफ फीचर है वो कौन सा है, तो माउंटेन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। इंडिया में जो टोटल लैंड है, वो लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, पर्पस वर्ड याद रखेंगे आप। लैंड को क्या पर्पस से यूज़ करेंगे, तो देखिए लैंड का पहला यूज़ हो जाता है, ये लैंड का यूज़ होता है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा यूज़ है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें आते हैं बैरन और वेस्ट लैंड, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज, ये आते हैं। मतलब ऐसा लैंड जिस पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। एक तो बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, और नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाला लैंड, ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये तो था नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, और ये हो गया दूसरे कोई और जिसमें कल्टीवेशन नहीं होता है। इसमें आते हैं आपके परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, जिस पर पशु चरते हैं। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि ग्रोव्स हो गया, इसमें आते हैं। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये वैसे लैंड होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए, तो उस लैंड को कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको मतलब खेती कर सकते हैं, लेकिन ये अभी वेस्ट लैंड हो चुका है क्योंकि 5 साल तक इस पर खेती हुआ नहीं है, 5 साल से ज़्यादा इस पर खेती नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो वो ज़मीन हो गया जिस पे कल्टीवेशन नहीं होता है, कल्टीवेशन नहीं होता है। अब एक यहाँ पे फैलो लैंड्स, इसको ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है। करंट फैलो मतलब ये ऐसा लैंड है जो विदाउट कल्टीवेशन है फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। ये क्या था, मोर देन 5 ईयर अगर अनकल्टिवेटेड रहे तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, और अगर लेस देन 1 ईयर हो तो करंट फैलो लैंड, और अगर 1 से 5 साल के बीच तक मतलब उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए सिंपल सा रट्टा मान लेना है आपको इसको। और 5वां है वो लैंड जिस पे कल्टीवेशन होता है, इसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। मतलब द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। जहाँ पे क्रॉप्स को सो किया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, कटाई किया जाए, वो जहाँ पे असली मायने में एग्रीकल्चर खेती होता हो, फार्मिंग होता हो, उसको NSA शॉर्ट में नेट सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक ज़मीन है, इसमें बुआई भी हुआ, फिर हार्वेस्ट भी हो गया,
फिर हार्वेस्ट होने के बाद तुरंत बाद फिर एक और दूसरा फसल फिर से सो किए, फिर से हार्वेस्ट किए, तो 2-3 बार उसको मतलब उस पर खेती कर ले रहे हैं। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लैंड था, ये मान लीजिए 100 एकड़ लैंड है, 100 एकड़ लैंड है, इस पर एक बार खेती हो गया तो NSA नेट सोन एरिया कितना हो गया 100 एकड़, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए इसका कटाई करने के बाद फिर से इस पर ग्रो कर दिए, फिर से 100 एकड़ और ग्रो कर दिए, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो कितना हो जाएगा 100 + 100 200 एकड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं? बस इतना ही आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज का पैटर्न क्या रहा है? देखिए लैंड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाएगा ये बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पे। फिजिकल फैक्टर मतलब जहाँ पे कोई ज़मीन है, ये ज़मीन का जहाँ पे वहाँ पर टोपोग्राफी स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसा मिलता है, और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि वहाँ पे आबादी कैसा है, आसपास कितना डेंसिटी है, कितना मतलब भीड़ भाड़ है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, कल्चर ट्रेडिशन क्या है इस एरिया में, इन सब फैक्टर पर डिपेंड होकर ये तय होगा कि ये लैंड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाएगा। क्या ये जंगल रहेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगा कि क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए मतलब ऊपर दिया हुआ ये जो भी लैंड यूज़ पर्पस है, इसमें से किस चीज़ के लिए वो लैंड यूज़ किया जाएगा वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कैसा रहा है ये ट्रेंड। ये एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960-61 60-61 में लैंड का यूज़ कुछ इस टाइप से होता था। मतलब मैक्सिमम जो लैंड था वो क्या है, वो था एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए लैंड मैक्सिमम यूज़ होता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक है। कलर से आप मैच करके देख सकते हैं। फिर 2014-15 आते आते कुछ चेंज हुआ है। ये आप ब्लू वाला पार्ट देख सकते हैं, चेंज हुआ है। ये क्या था ब्लू वाला? फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट पहले 18.11% था, अब फॉरेस्ट 23.3% हो गया। फॉरेस्ट इसका मतलब बढ़ गया है। क्या ये सच बात है फॉरेस्ट बढ़ गया? आपको भी लगता है क्या पहले से मुकाबले? हम तो रोज ही सुन रहे हैं कि फॉरेस्ट कट रहा है, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। फॉरेस्ट तो कट रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे नंबर्स में दिख रहा है फॉरेस्ट बढ़ रहा है? ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही बदल दिया। पहले वो बोलते थे कि अगर ये एरिया पे इतने पेड़ होंगे तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा। अब गवर्नमेंट ने वो डेफिनेशन बदल दिया। अब उन्होंने बोला कि अगर किसी एरिया में कुछ कम ही पेड़ हो तो भी उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कहलाने लगा। समझे? तो इस लॉजिक से फॉरेस्ट का नंबर बढ़ा है, ना कि एक्चुअल पेड़ों का संख्या बढ़ने से फॉरेस्ट बढ़ा है। समझे? तो ये एक्स्ट्रा बात आपको बता दिए। आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, इंडिया में टोटल जोग्राफिकल एरिया लैंड का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नंबर आप नहीं याद कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ से है हम लोग के पास इंडिया, ये मान लीजिए पूरा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का सिर्फ 93% जो एरिया है ना, इसी का बारे में हमें डेटा पता है कि ये यहाँ पे जो लैंड है वो लैंड किस किस पर्पज से यूज़ हो रहा है। बचा हुआ जो 7% एरिया है उसका डेटा हमें पता नहीं है कि वहाँ का ज़मीन कैसे क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है। अब ये कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, एक्सेप्ट आसाम, जैसे वहाँ पे ये क्या है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब जगह का हमें लैंड यूज़ पैटर्न पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टिंग मुश्किल है। आप जाएंगे भी तो मार के भगा देंगे आपको, ठीक है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना ऑक्युपाई करके रख लिया है। तो वहाँ पे हम जाके सर्वे तो कर नहीं सकते कि वो ज़मीन पे किस चीज़ का खेती हो रहा है, कि फॉरेस्ट है कि क्या है। तो ऐसे ही एरिया ये 7% में आते हैं, इसका हमें डेटा पता नहीं है। सिर्फ 93% लैंड का ही हमें डेटा पता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है ये देखिए। यहाँ से पढ़ते हैं, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट सोन एरिया हर स्टेट का अलग अलग है। कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे नेट सोन एरिया लगभग 80% एरिया जो लैंड है वहाँ पे खेती किया जाता है। और वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे सिर्फ 10% लैंड में ही खेती किया जाता है, नेट सोन है वो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है फॉरेस्ट के बारे में। देखिए
फॉरेस्ट का जो एरिया है हमारे कंट्री में वो बहुत ही लो है। डिज़ायर्ड होता है कि 33% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट हो, जो कि हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बताया गया है। 33% लैंड फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन है क्या 33% लैंड फॉरेस्ट? नहीं, पहले तो और भी कम था, अभी भी कम है, 23% है, सिर्फ 10% लगभग कम है। तो ये याद रखिएगा, डिज़ायर्ड फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? 33%। क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है? तो 2 रीजन है। नंबर 1, इकोलॉजिकल बैलेंस ये रहेगा, मेंटेन रहेगा फॉरेस्ट रहने से, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि कई सारे लोगों का लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये 2 रीजन से फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है। आगे यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। समझ गए? अंधाधुंध आप किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डिग्रेड होगा, डिप्लीट होगा। तो अगला टॉपिक यही आ गया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ज़मीन कैसे खराब होता है, बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिससे ज़मीन खराब होता है। यहाँ पे 4 एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहला है ग्रेजिंग, पशु को चराएंगे ज़मीन खराब होगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए एक ज़मीन है, वहाँ पे आके जो पशु आ गया पूरा घास खा रहा है, घास को उगने का, दोबारा ग्रो करने का मौका ही नहीं दे रहा है, तो वो मिट्टी क्या हो गया? ढीला हो गया। अब अगर यहाँ पे बारिश होगा तो वो मिट्टी क्या होगा? बह के निकल जाएगा, इरोजन हो जाएगा, तो ज़मीन खराब हो गया, लैंड डिग्रेड हो गया, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है? अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ से था, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का भी लॉजिक वही है कि अगर कहीं पे जंगल्स था, फॉरेस्ट था, उसको वहाँ पर पेड़ काट दिए, फिर मिट्टी ढीला हो गया, बारिश हुआ, हवा बहा, ये मिट्टी उड़ के कहीं गया, नहीं तो बह के कहीं गया, लैंड डिग्रेड हो गया। ओवर ग्रेजिंग आप समझ ही गए, ओवर ग्रेजिंग था, ठीक है। ज़्यादा ग्रेजिंग करवा देंगे, घास फिर से नहीं उग रहा है, तो वो मिट्टी हवा से, पानी से बह के निकल जाएगा। तीसरा है माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? अगर आप ज़मीन के अंदर टनल्स बना रहे हैं, खोद के बहुत गड्ढा कर रहे हैं और फिर वहाँ से कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा बारिश हुआ तो ये ज़मीन हो सकता है नीचे धंस जाए, ठीक है। आसपास का ज़मीन से ऐसे पॉल्यूट होता है। फिर क्वायरिंग क्या हो गया? माइनिंग और क्वायरिंग में डिफरेंस ये है, माइनिंग क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर सुरंग करके अंदर से निकालते हैं कुछ मिनरल्स, और क्वायरिंग में क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर ही, सरफेस पे ही गड्ढा करते हैं, तब मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी गड्ढा करने से ज़मीन खराब हो जाता है, कहीं पे गड्ढा वहाँ पे पानी जमेगा फिर, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन, ये सब बहुत तरीके से ज़मीन यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। तो ये 4 फैक्टर, 4 ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है? रिपीट कीजिए एक बार मन में। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, और फिर माइनिंग, और चौथा क्वेरिंग, ठीक है। अब स्टेट का नाम से याद करना पड़ेगा आपको कि कौन सा स्टेट में कौन सा फैक्टर से लैंड डिग्रेडेशन होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग करने के लिए जंगल काटते हैं, इस वजह से लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग का वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, खेती बहुत होता है यहाँ पे, तो ओवर इरीगेशन, ज़्यादा ही पानी दे देने से ज़मीन खराब होता है यहाँ पे। अब ये कैसे होता है? क्योंकि ज़मीन में आप ज़्यादा पानी देंगे तो वाटर लॉगिंग होगा, पानी वहाँ पे इकट्ठा होगा। जब पानी इकट्ठा होगा तो इससे ज़मीन का जो सैलिनिटी है और एल्कलिनिटी, जो नमक है, वो भी बढ़ जाएगा, बेस कंटेंट वो भी बढ़ जाएगा, इससे मिट्टी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है कि मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे कि लाइम मिश्रण को जब ग्राइंड करते हैं चूने को, फिर कैल्साइट को फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। तो ये डस्ट जब मिट्टी पे पड़ जाते हैं तो मिट्टी का जो पानी सूखने का कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पानी नीचे नहीं जाता है, इससे भी मिट्टी खराब होता है। इसके साथ साथ ये एयर पोल्यूशन भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है, ठीक है। तो अब तो बात कर लिए पूरा प्रॉब्लम का, अब इसको सॉल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम एरिया वाइज बात करते हैं। देखिए, अगर जहाँ पे ग्रेजिंग हो रहा है, ग्रेजिंग की वजह से लैंड खराब हो रहा है, तो उस एरिया पे आप क्या कीजिए, अफॉरेस्टेशन, दोबारा से फॉरेस्ट लगाइए। रीफॉरेस्टेशन कीजिए, जहाँ पे काटे हैं वहाँ पे दोबारा पेड़ लगाइए, ठीक है। अफॉरेस्टेशन मतलब नए जगह पे फॉरेस्ट लगाना। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कीजिए, ऐसे करके आप लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट जैसे कि ज़मीन, इतना बड़ा लैंड है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक बार पशुओं को यहाँ चराइए, फिर यहाँ पे गेट
यहाँ का घास जब खत्म हो जाए तो गेट बंद करके इन सबको यहाँ डाइवर्ट कीजिए। जब तक ये लोग इसका ख़त्म करेंगे तब तक यहाँ ग्रो हो जाएगा वापस, ठीक है। फिर यहाँ का ख़त्म हुआ तो यहाँ डाइवर्ट कीजिए, तब तक इसको टाइम मिलेगा। तो ऐसे करके मैनेज कीजिए, ठीक है। फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ड्राई एरियाज़ में कैसे ठीक करें लैंड डिग्रेडेशन को, देखिए एरिड मतलब ड्राई, ठीक है। तो ड्राई एरियाज़ में आप क्या कीजिए, शेल्टर बेल्ट लगाइए। शेल्टर बेल्ट मतलब ये अगर ज़मीन है, ज़मीन के आसपास ऐसे ऐसे करके आपने पेड़ लगा दिया, तो ये पेड़ क्या करेंगे, हवा जो आएगा उसको रोकेगा, मिट्टी को, पानी यहाँ पे हुआ तो मिट्टी को बहने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट लगाइए। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कीजिए। फिर सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कीजिए, खासकर से जो डेजर्ट एरियाज़ है। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, ऐसे ऐसे मिट्टी आपको इसी शेप में मिलेगा। आपको लगेगा कि ये मिट्टी रुका हुआ है, लेकिन ये रुके हुए नहीं होते हैं। हवा के साथ साथ ये जो ड्यून्स है वो शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको जहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये मान लीजिए अच्छा ज़मीन था, ये सैंड ड्यून्स, ये मिट्टी बह के यहाँ पे आ गए हवा से, तो यहाँ का ज़मीन भी ख़राब कर दिया। तो इनको बहने से रोकने के लिए इनको भी क्या कीजिए, यहाँ पे आप शेल्टर बेल्ट लगाइए। क्या लिखा हुआ है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज यानी एक जगह पे रोकिए बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। कांटेदार बुशेस यहाँ पे लगाइए, क्योंकि समझ रहे पानी कम चाहिए होगा इसको। और ये बुशेस का खास बात ये होता है कि ये ज़मीन को काफ़ी नीचे तक इनका जड़ जाता है, तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं ये। तो इससे सैंड ड्यून्स को काफ़ी अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरिया है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो वेस्ट लैंड जहाँ पे कचरा फेंका जाता है उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए। जो भी इंडस्ट्रियल से इफ्लुएंट जो धुआं कचरा ये सब निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट करके प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कीजिए और डिस्पोज कीजिए, ठीक है। तो इससे लैंड और वाटर डिग्रेडेशन दोनों ही कम होगा, समझ रहे। चलिए, तो ये हो गया पूरा लैंड डिग्रेडेशन ख़त्म। आप अगर थक गए तो एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसलिए थोड़ा पानी पी लीजिए, 5-10 मिनट बाद इस टॉपिक को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल एज अ रिसोर्स। इसमें हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी, ठीक है। देखिए, सॉइल भी एक रिसोर्स है, क्योंकि इसी मिट्टी पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे और उसी से हमें खाने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, याद रखिएगा। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। काम के बाद पे आते हैं सीधा यहाँ पे कि मिट्टी का फॉर्मेशन, मिट्टी बनता कैसे है। तो एक रॉक से ही बनता है। रॉक टूट टूट के वेदरिंग, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, वेदरिंग जब इस पर धूप पड़ेगा, फिर पानी पड़ेगा हवा से, ठीक है, ये हर चीज़ से ये धीरे धीरे टूटता रहता है, ठीक है। ये धीरे धीरे ब्रेक होगा और अल्टीमेटली सॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो रिलीफ आपको समझा ही दिए कि लैंड का वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है। पेरेंट रॉक, ये रॉक जो था पहले वाला जिससे ये सॉइल बना, वो कैसा था। बेड रॉक जिसको भी बोलते हैं। क्लाइमेट कैसा है उस जगह का। वेजिटेशन, इस रॉक पे कोई पेड़ पौधा था कि नहीं। फिर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसा था उस समय, वो टाइम कब का था, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, समझ गए। फिर कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कितना रहा, चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सब। फिर डिकम्पोजर्स, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब फैक्टर्स मिलके एक सॉइल का फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, समझे। चलिए, तो यहाँ पे आप एक सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम भी देख सकते हैं। इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले नीचे में क्या है, अनवेदर्ड, जिस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है वेदर का, पेरेंट बेड रॉक, ठीक है, एकदम रॉक है ये। फिर सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, इस पे वेदर का इफेक्ट पड़ चुका है, समझे। उसके बाद ये आगे चल के ये सब सॉइल बन गया। ये जो रॉक था धीरे धीरे टूट के रॉक, सैंड, सिल्ट के लिए ये सब मिलेगा यहाँ पे। और फाइनली आगे चल के यही क्या बन जाएगा, टॉप सॉइल बन जाएगा, द अपर सॉइल लेयर, ठीक है। चलिए, आते हैं अगले इंपॉर्टेंट में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस फैक्टर पे वो बना है, ठीक है, कहाँ पे बना है, रिलीफ फीचर कैसा रहा, लैंडफॉर्म कैसा रहा, क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन कैसा था। इसके बेसिस पे सॉइल अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला सॉइल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला सॉइल इंडिया में, वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है।
मोस्ट वाइडली स्प्रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट ये फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछेंगे कौन सा मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है इंडिया में, तो एलुवियल सॉइल। अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे, ये मैप वर्क आता है सॉइल के ऊपर, तो मैप के लिए अलग से वीडियो आएगा, अभी आप सिर्फ इधर अलग से समझ के छोड़िए, मैप के लिए अलग एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है लाइट ग्रीन वाला, ये सब एलुवियल सॉइल है। तो इंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन है ये पूरा एलुवियल सॉइल, ये वेस्ट बंगाल लेके इधर नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा पार्ट, और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे भी काफ़ी एलुवियल सॉइल है, यहाँ तक कि गुजरात तक फैला हुआ है, राजस्थान तक थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी वाइडली स्प्रेड ये एलुवियल सॉइल है, समझे। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में ये स्प्रेड है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड, 3 नदी मिलकर ये सॉइल यहाँ पे डिपोजिट करती है। एक है द इंडस नदी, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी मिलकर ये मिट्टी को यहाँ पे डिपोजिट करती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल इन सब जगह पे भी मिलता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के प्लेन्स में, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स में। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स पे बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल में सैंड सिल्ट के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन में पाया जाता है, ठीक है, मतलब छोटा कर्ण, बड़ा कर्ण, थोड़ा और बड़ा कर्ण, ऐसा टाइप का। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, इस लाइन से पहले आप ये लाइन समझिए कि इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर, ये मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ से यहाँ से रिवर शुरू हुआ, तो रिवर का जो ऊपर वाला हिस्सा था यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, ठीक है। तो जो फाइन काफ़ी तेज होता है, जिस वजह से जो फाइन पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे कण थे मिट्टी के, वो क्ले वाले पार्टिकल्स नीचे बह गए, ठीक है, हल्के हल्के। और यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा ही जो कोर्स जो ग्रेन से, जो कोर्स है, मतलब जो मोटा मोटा पार्टिकल्स था वही यहाँ पे रह जाएगा। तो नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, ये स्लोप का जहाँ पे शुरुआत हुआ वहाँ पे जस्ट ये सॉइल जो है मेनली कोर्स पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, जगह है जहाँ पे ये कोर्स सॉइल पाया जाता है? ये कोर्स सॉइल्स इन सब एरियाज में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेन्स। पिडमोंट प्लेन्स मतलब ये मान लीजिए हिल है, हिल का एकदम फुट में, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया को क्या बोलते हैं? पिडमोंट प्लेन्स। तो ये जो कोर्स एलुवियल सॉइल है वो इस एरिया में भी पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि दुआर्स, चोस और तेराई, ये सब में कोर्स एलुवियल सॉइल पाया जाता है, समझे। और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। मतलब ये जो नदी था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर में तो कोर्स सॉइल, बड़े बड़े पार्टिकल्स वाले सॉइल मिलेंगे, और जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे नदी का स्पीड उतना फास्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, मतलब वो सॉइल जिसमें सिल्ट और क्ले ज़्यादा हो वैसा सॉइल मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा रफ सॉइल आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी का स्पीड ज़्यादा था, वो जो फाइन पार्टिकल्स थे, स्मूथ पार्टिकल्स थे, उनको नीचे बहा दिए, ठीक है। इतना ही समझ के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए एलुवियल सॉइल के क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ एज। वो एलुवियल सॉइल, ये जो एलुवियल मिट्टी है, ये कितना पुराना है, उसके बेसिस पे इस सॉइल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं बंगर, एक को बोलते हैं खादर, ठीक है, खादर और बंगर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस आप नाम से ही समझ पाएंगे, जो बंगर है ये है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, और जो खादर है ये है न्यू एलुवियल सॉइल, समझे। ये अभी अभी कुछ समय पहले बना है, ये बहुत लंबे समय से बना हुआ है, ठीक है। अगला डिफरेंस ये है दोनों में कि बंगर सॉइल में कंकर कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, कंकर जो कोर्स पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, इसमें थोड़ा कम मिलेंगे, ठीक है। तीसरा डिफरेंस के ऊपर बात करें तो वो ये है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन बंगर। अब ऐसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आपको यहाँ पे समराइज करते हैं। देखिए, अगर खादर और बंगर में डिफरेंस कोई पूछे तो पहला डिफरेंस तो ये पता चल गया कि ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है। ये सब आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, फिर भी अपनी समझने के लिए आपको समझा रहे हैं। इसमें कंकर नोड्यूल्स खादर में क्या है, कम है, ठीक है, और इसमें कंकर नोड्यूल्स बंगर में ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा कोर्स पार्टिकल्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 इसमें बोल सकते हैं इसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स के ऊपर, किसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है, इसमें कम फाइन पार्टिकल्स है। और चौथा फर्टिलिटी के ऊपर बोल सकते हैं, मतलब देखिए, ज़्यादा फाइन पार्टिकल से ज़्यादा मुलायम है, मतलब ये ज़्यादा फर्टाइल होगा, ऐसे आप याद कर लीजिए।
और ये कम फर्टाइल होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट का डिफरेंस आप याद रखिए खादर और बंगर के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको हम नोट्स में भी डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी डाल दिए, जहाँ से आपको ठीक लगे प्रिपेयर कर लीजिए। अब एलुवियल सॉइल का एज अ होल फीचर बात करते हैं, क्या क्या फीचर होता है। तो एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, बहुत खेती होता है इसमें मेनली ये 3 एलिमेंट जैसे कि पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये काफ़ी अच्छा है इसमें अमाउंट में पाया जाता है। ये एलुवियल सॉइल काफ़ी अच्छा माना जाता है शुगर केन ग्रो करने के लिए, पैडी चावल ग्रो करने के लिए, गेहूँ अनाज, ठीक है, अदर सीरियल्स पल्स क्रॉप ये सब ग्रो करने के लिए ये सॉइल काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए इसको काफ़ी इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है और ये सब एरिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड भी होता है। यूपी, बिहार, बंगाल ये सब में काफ़ी जनसंख्या है कि नहीं, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। पहले के ज़माने में काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मिल गया तो लोग यहीं बस गए, यही खेती करने लगे। ठीक है, चलिए आपने जान लिया एलुवियल सॉइल के बारे में। अब आ जाइए दूसरे इंपॉर्टेंट सॉइल पे जो कि है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को, इसका कलर तो ब्लैक ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग रेग्यूलर सॉइल भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या करेंगे, 3-4 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई द सॉइल। एक पॉइंट में ये लिख देंगे रेग्यूलर सॉइल ब्लैक इन कलर, तो आपको जानना पड़ेगा ब्लैक सॉइल का फीचर है ये सब। ठीक है, ब्लैक सॉइल को काफ़ी अच्छा माना जाता है कॉटन ग्रो करने के लिए, इसीलिए कभी कभी ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर सिंपली कॉटन सॉइल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। डेक्कन वाला इलाका में पाया जाता है ये सॉइल। आप मैप में देखिए, इसकी ये जो रीजन है इसी को तो बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो यहीं पे ये देखिए ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या था इसमें, इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इस सॉइल के फॉर्मेशन पे। फिर ये यहाँ पे पाया जाता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, ये सब। आगे चल के हम MCQ पूछेंगे, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कौन सा मेनली सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, जहाँ पे कॉटन ग्रो होगा अच्छा से। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ इसका फीचर्स ये है, एक्सट्रीमली फाइन होता है, काफ़ी मुलायम ये मिट्टी होता है, इसमें कैपेसिटी होता है पानी को होल्ड करने का। ठीक है, ये रिच होता है सॉइल न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब में रिच होता है। और क्या इसका फीचर है, और फॉस्फोरिक कंटेंट में पुअर होता है। इस सॉइल में अक्सर दरार पड़ जाता है और जब ये भीगता है तो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है ये मिट्टी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है ये सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर अगले सॉइल पे आ जाइए जो कि है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल कहाँ डेवलप होता है, इग्नस रॉक पे डेवलप होता है जहाँ पे कम बारिश होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू अभी आपको बताई थे ट्रायंगल शेप वाला, उसका ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट यहाँ नीचे में और ये राइट साइड में। फिर अगला पॉइंट इसमें है, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और पेडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो पहाड़ है उसका जो पेडमोंट इलाका है नीचे का फुट हिल्स वाला, वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। इस सॉइल का कलर रेड इसलिए है क्योंकि इस सॉइल में आयरन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और फिर ये सॉइल जब भीगा हुआ अवस्था में हो तो ये सॉइल का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट आप इसका याद रखिए। आ जाइए लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट सॉइल तब डेवलप होता है जब क्लाइमेट कैसा रहे, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई। अच्छा देखिए, लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, अब इस पे डिटेल पे जाएंगे तो ये अलग से लेक्चर हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही रट के छोड़ दीजिए। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए, मतलब एक बार बारिश हो एक बार धूप हो, ऐसे करके तब ये लेटराइट सॉइल डेवलप होता है। इस सॉइल का खास बात देखिए, ये सॉइल तभी बनता है जब किसी मिट्टी का इंटेंस लीचिंग हो जाए ड्यू टू हैवी रेन। मतलब कोई एक पहले से यहाँ पे मिट्टी था, कोई सा भी मिट्टी, बहुत दमदार बारिश हुआ, उस बारिश में अच्छा खासा मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब बह गया। ठीक है, तो जो मिट्टी बच गया ना, उसी बचा हुआ मिट्टी को लेटराइट सॉइल बोलते हैं। दे आर वेरी डीप टू वेरी डीप, बहुत गहरा डेप्थ तक मिलता है ये मिट्टी। फिर एसिडिक होता है जिसका pH 6 से कम हो, और जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, और ये तो डिफिशिएंट होगा, इसमें प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इन सब एरियाज में पाया जाता है साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, और
अब जहाँ पे ये मिट्टी डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसा भी जगह है जहाँ पे लेटराइट सॉइल है लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जा रहा है, तो वो मिट्टी जरूर ह्यूमस रिच होगा। ह्यूमस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो ह्यूमस रिच होगा। और जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है तो वहाँ पे वो ह्यूमस नहीं होगा, वहाँ पे ह्यूमस पुअर होगा, ठीक है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ये मिट्टी खराब होने में एक नंबर है, बहने में भी पहले है। फिर रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। बस एक फैक्ट है, याद करके छोड़ दीजिए। आ जाइए अगले वाले पे जो कि है एरिड सॉइल। एरिड का मीनिंग बताया था आपको, ड्राई सॉइल। इसका कलर रेड से ब्राउन होता है, सैंडी इन टेक्सचर, रेत की तरह होता है ये, ठीक है, और सलाइन इन नेचर, नेचर इसका सलाइन नमकीन होता है, इसमें कोई प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करेगा। लैक्स ह्यूमस, समझिएगा ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा। और इस सॉइल का अगर नीचे का लेयर पे जाएंगे, नीचे में क्या मिलता है, कंकर लेयर मिलता है, बड़े बड़े कंकर है जिसमें से पानी अब इसके नीचे जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट इन फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को फिल्टर मतलब नीचे जाने में ये प्रिवेंट करता है, इसलिए ये मिट्टी सूखा है। लेकिन इसको आप अच्छे से अगर पानी दे दें यहाँ पे तो ये कल्टिवेबल हो जाता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में देखा जाता है, ठीक है। बस एक और है लास्ट, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से समझ में आ रहा है, ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाया जाएगा जहाँ पे काफ़ी अच्छा रेन होता है, ठीक है। इसका टेक्सचर का अगर बात करें कि ये मुलायम होता है कि कोर्स होता है, तो दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। वही नीचे वाला साइड में ये क्या होगा, काफ़ी मुलायम होगा, और ऊपर वाले साइड में कोर्स होगा, ठीक है। इसका कुछ फीचर का बात किया जाए तो ये डेन्यूडेशन, मतलब दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, मतलब बारिश हो हवा हो ये सॉइल नीचे इजीली बह जाता है। एसिडिक भी होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। और द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। द लोअर पार्ट में सॉइल होते हैं जो कि काफ़ी क्लेई होते हैं, सिल्टी होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है, उपजाऊ होते हैं। बस अब आखिरी टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इरोजन क्या होता है, द डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मतलब देखिए एक वर्ड तो आपको अच्छे से पता होगा जिसको बोलते हैं देखिए डीन्यूडेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जिक्र था इसका, सॉइल कवर। सॉइल कवर अगर बह जाए ना हवा से पानी से, उसी को बोलते हैं डेन्यूडेशन। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन इसी को बोलते हैं कि एक बार मिट्टी बह गया और बार बार यहाँ से मिट्टी अगर बहता ही रहे तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। देखिए होता क्या है, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों में बैलेंस रहता है कि जितना मिट्टी बन रहा है उतना ही मिट्टी बर्बाद भी हो रहा है। लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, जंगल धड़ल्ले से काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, माइनिंग कराते हैं, जिस वजह से, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी है जैसे कि हवा बहता है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, ग्लेशियर कभी टूट के गिरा, इन सब फैक्टर का वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। होता क्या है देखिए, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पानी कभी बहता है ऐसे करके, तो ऐसे करके मिट्टी को काट देता है, तो इस काटे हुआ को क्या बोलते हैं, गली, ठीक है। और तब ये ज़मीन जो है अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है, तो ऐसे ज़मीन को बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसे ज़मीन को रेवाइंस कहते हैं, ठीक है। और इसको गली इरोजन, इस प्रोसेस को पूरा को बोलते हैं, मिट्टी खराब होने का प्रोसेस को बोलते हैं गली इरोजन। गली के थ्रू पानी बहा है, ठीक है, मिट्टी बह गया है। कभी कभी गली इरोजन का ठीक उल्टा होता है शीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि ये पूरा ज़मीन है, पानी एज अ शीट के रूप में यहाँ पे पानी बह रहा है, पूरा ज़मीन पे ही पानी बह रहा है। ऐसा नहीं कि एक गली बन गया उस गली से पानी जा रहा है, ऐसा नहीं, पूरा ज़मीन पे ही पानी जा रहा है, समझ रहे हैं, एज अ शीट। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, पूरा ऊपर का जो मिट्टी है लेयर, वो पूरा मिट्टी ही खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं शीट इरोजन, समझे। फिर कभी कभी विंड जो है मिट्टी को बहा के ले जाता है, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। तो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का गलत तरीका से भी मिट्टी इरोड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हिल है और यहाँ पे कोई ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसको अगर प्लगिंग करना है, ठीक है, अगर हल जोतना है तो कैसे करेंगे हम। अगर फार्मर इस ऐसे ऐसे करके हल जोता है तो क्या होगा, हल्का सा भी बारिश हुआ तो यहाँ पे आप पहले से गली बना दिए, रास्ता दे दिए, तो आराम से ये मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। अगर ज़मीन ऐसा है, हिली स्लोप है,
तो आप क्या कीजिए, इस दिशा में प्लगिंग कीजिए, इस दिशा में, ठीक है, ताकि जब ऊपर से पानी गिरे तो एक बैरियर रहे उसके लिए, नीचे फ्लो होने ना दे जल्दी से। तो वही प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे डेट इज अप एंड डाउन, अगर आप अप एंड डाउन प्लग इन करते हैं तो इससे स्लोप और भी ज़्यादा हो जाता है और क्विक फ्लो ऑफ वाटर हो जाता है, जिससे मिट्टी इजीली बह जाता है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉइल इरोजन का। इससे बचे कैसे? तो इसका तरीका है, आप क्या कीजिए, कंटूर प्लगिंग कीजिए, प्लगिंग, ठीक है। मतलब अभी आपको बताएं कि अगर ये हिल है तो यहाँ पे अप एंड डाउन इस दिशा में हल ना जोत के आप किस दिशा में हल जोतिए, इस दिशा में हल जोतिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटूर प्लगिंग, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हिल में ऐसे सीधा ना जोत के आप क्या कीजिए, हिल में ऐसे स्टेप्स बना दीजिए ज़मीन काट के, ठीक है। ऐसे करके सीढ़ी जैसा स्टेप्स बना दीजिए। आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। इस तरीके से भी कीजिएगा तो पानी इजीली बहेगा नहीं, मिट्टी बहने से रुक जाएगा, समझे। और अगर कहीं पे प्लेन एरिया है, प्लेन ज़मीन है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, स्ट्राइप क्रॉपिंग कीजिए। मतलब ये रो में आपने क्रॉप लगाया, ये रो में आपने क्रॉप लगाया, और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे घास लगा दीजिए, ताकि पानी से, हवा से ये मिट्टी बह के ना जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। और कहीं एरिड एरिया है तो वहाँ पे बेस्ट है शेल्टर बेल्ट लगाइए। शेल्टर बेल्ट समझा ही दिए थे। ये अगर ज़मीन है तो आसपास यहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, ताकि क्या हो, हवा से, पानी से ये मिट्टी बह के ना जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका हो गया सॉइल इरोजन से बचने का, समझे। चलिए, इतना बात आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में ज़मीन खराब होने का क्या रीज़न है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, नाम ही है टेरेस, सीढ़ी जैसा स्टेप्स, तो कौन सा पहाड़ वाला इलाका है वो सोच के जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और तीसरा है, ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ पाया जाता है। याद है आपको, थोड़ी देर पहले याद करवाए थे, बोले थे एमसीक्यू में पूछेंगे, तो उसका आंसर आप दीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कर लेंगे इतना काम, चलिए। और आपके लिए हम क्या क्या दे रहे हैं, देखिए, आपको मिलेगा 3 चीज़। सबसे पहले तो ये अंडरलाइन PDF, ये एनसीईआरटी का जो PDF है, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, इस चैप्टर का नोट्स, एनसीईआरटी के बेसिस पर ही हम नोट्स बना दिए, आपको अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये 3 चीज़ हम आपके लिए कर दिए, और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये नहीं मिले तो सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिए, फॉरेस्ट, क्या चैप्टर का नाम है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नोट्स बाई CBSE गाइडेंस, या फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बाई CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कीजिए तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई मन में डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर कोशिश करेंगे वहाँ पे हेल्प करने का, ठीक है। चलिए, एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे चल के हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।